Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes, we had completed the concept of growth and development, heredity and environment और इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर दिया है. तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल और वहाँ से ये वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो आइए समझते हैं सबसे पहले ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है. हिंदी में इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस हम अपने माइंड से करते हैं, हम अपने ब्रेन से करते हैं, वो आता है आपके कॉग्निशन के अंदर. लाइक आप थिंकिंग करते हो, आप मेमोराइज करते हो, आप कुछ परसीव कर रहे हो, आप इवेल्युएशन कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो. जितने भी एस्पेक्ट आप अपने मेंटल प्रोसेस से करते हो उसको हम कॉग्निशन के अंदर रखते हैं, संज्ञान के अंदर रखते हैं. हम कह सकते हैं उस केस में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है. तो अब बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में. तो जीन पियाजे ने क्या है, अपनी थ्योरी दी है कि किस तरह से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. तो इन्होंने क्या है, अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस के बारे में बात की है. आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो आइए जानते हैं सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से ये सोचते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है. तो ये डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो पियाजे वॉज एम्प्लॉयड एट द बिनेज इंस्टीट्यूट in 1920s where his job was to develop French version of questions on English intelligence test. तो जो जीन पियाजे है वो अल्फ्रेड बिने की इंस्टीट्यूट में काम करते थे एज एन एम्प्लॉय. इनका जो काम था वहाँ पर बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट करवाना था, बच्चों का आईक्यू ये चेक करते थे, बच्चों के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट ये बनाते थे. तो इन्होंने वहाँ पे जब ये वहाँ काम करते थे तो उन्होंने पाया कि बच्चे जो है समटाइम रॉन्ग आंसर करते हैं, गलत आंसर करते हैं. तो ये आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है. देन ही रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन. वहाँ पे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो सोचते हैं अडल्ट से अलग सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि वो इक्वली नहीं सोचते अडल्ट के, ऐसा नहीं. इन्होंने कहा कि अमाउंट में अलग सोचते हैं. तो इस तरह से इनका जो इंटरेस्ट है वो कॉग्निशन की तरफ आने लगा. ये सोचने लगे कि अब हम देखेंगे कि बच्चों का विकास आखिर कैसे होता है. तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिन्होंने पूरा एक सिस्टमेटिक स्टडी की है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है. तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ IQ. अब क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट चेंज होता गया. अपना जो ये काम था, इनका जो वर्क था इंटेलिजेंस टेस्ट पे, ये धीरे धीरे वहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट है वो लैक होने लगा. अब इनका इंटरेस्ट कहाँ पे होने लगा, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब इनका जो इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट है, वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में ज़्यादा होने लगा. इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस किया. अब हम समझते हैं इनकी जो थ्योरी है क्या कहती है. दिस थ्योरी टेल्स अस द हाउ द मेंटल डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड. ये थ्योरी, इनकी जो पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये हमें बताती है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड. ये कहते हैं अपनी थ्योरी. देखो अभी हम थ्योरी शुरू नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द जीन पियाजे कि वो क्या क्या बात करते हैं, अपनी थ्योरी में क्या बात करेंगे, कैसे जो है बच्चों का विकास होगा. तो ये कहते हैं चिल्ड्रन आर एज इक्वली इंटेलिजेंट एज अडल्ट. कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते, भले ही सोचते गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अडल्ट की तरह नहीं सोचते हैं, अडल्ट के इक्वल नहीं सोचते हैं. अपनी एज ग्रुप के मुताबिक जो चिल्ड्रन है दे आर इक्वली इंटेलिजेंट एज अडल्ट, ये बात करते हैं. तो जीन पियाजे इज़ नॉन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दीजिए. क्या है, जीन पियाजे को माना जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एमिनेंट वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इसलिए इनको फादर माना जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के. ही वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट. स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इनको जो है स्विस बायोलॉजिस्ट कहा जाता है, फिलोसफर कहा जाता है. फिलोसफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे. अब देखो इनके बावजूद, बायोलॉजिस्ट होने के बावजूद, फिलोसफर होने के बावजूद भी इनका जो इंटरेस्ट था एपिस्टेमोलॉजी में है. अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉलेज. तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कंसर्न विद नॉलेज.
फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो कि स्टडी करती है ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो इनका इंटरेस्ट इस फील्ड में देखा गया। तो ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑल्सो। क्वेश्चन आता है कि जो जीन पियाजे हैं क्या वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हम उन लोगों को मानेंगे जो कि मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है बच्चों के ज्ञान के निर्माण में। दूसरी ओर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी में इंटरेक्शन करने के बाद ही बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो आगे हम जब थ्योरी करेंगे वाइगोट्स्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की, कि बच्चा जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो बच्चे हैं वो सोसाइटी में रह के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन जीन पियाजे मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है, नन्हे साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके सोसाइटी के साथ कोई इंटरेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, बच्चे के नॉलेज के डेवलपमेंट में। इसलिए इनको जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट पॉइंट इज social interaction does not play much important role in the mental development of child। अब जीन पियाजे ये कहते हैं इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि क्योंकि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो मानते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में आपके सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीन पियाजे मानते हैं कि सोसाइटी कोई रोल प्ले नहीं करती है, सोशल इंटरेक्शन डजेंट मैटर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके। तो ही फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या हेरिडिटी, कि जो हेरिडिटी से लेकर बच्चा पैदा हुआ होता है, जिन गुणों को लेकर पैदा हुआ होता है, जिन ट्रेड्स करैक्टरिस्टिक्स को लेकर पैदा हुआ होता है, उन्हीं की वजह से बच्चा नॉलेज का निर्माण करता है। अब जीन पियाजे क्या कहते हैं, थिंकिंग कम्स फर्स्ट बिफोर लैंग्वेज, की लैंग्वेज सीखने से पहले बच्चा जो है सोचता है, तब जाके बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि डिबेट है लैंग्वेज और थिंकिंग से रिलेटेड कि थॉट पहले आते हैं या लैंग्वेज पहले आती है। तो वाइगोट्स्की और जो जीन पियाजे है उनके बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। कोई कहता है थॉट पहले आते हैं फिर लैंग्वेज आती है, फिर दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं लैंग्वेज पहले आती है, भाई थॉट बाद में आते हैं आपके। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब जीन पियाजे हैं, इन्होंने फोकस किया है अपनी थ्योरी में स्टेजेस के बारे में, इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की है अपनी थ्योरी में। इन्होंने कहा है कि जो लर्निंग है दैट इज़ सॉलिटरी, इसका मतलब है कि बच्चा जो लर्न कर रहा है वो अकेले भी कर सकता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, सॉलिटरी एस्पेक्ट है। वेयर एज जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट आएंगे वो कहेंगे कि लर्निंग आपकी सोशल इंटरेक्शन है, सोसाइटी में रहकर ही बच्चा कुछ लर्न कर सकता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि नहीं, इट इज़ अ सॉलिटरी टास्क, अकेले भी बच्चा लर्न बहुत कुछ कर लेता है। फिर ये बात करते हैं नॉलेज की, नॉलेज कंस्ट्रक्ट थ्रू ऑन एक्सपीरियंस, की बच्चा जो है नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके। तो अब बात करते हैं थ्योरी के बारे में कि जीन पियाजे अपनी थ्योरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ स्टेजेस को कवर करेंगे हम इसमें, जिसमें कि वेरी फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें जो एज ग्रुप रहेगा बच्चे का 0 से 2 साल तक का, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का एज ग्रुप, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+। फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पियाजे के कंपोनेंट्स की थ्योरी में, जो बेसिक कंपोनेंट्स है पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के, लाइक स्कीमा, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक जो टीचर है वो क्लासरूम में क्या लेकर जा सकता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट की, कि पियाजे की थ्योरी के कौन कौन से कंपोनेंट है, कैसे जो बच्चा है अपने संज्ञानात्मक का विकास करता है, अपने कॉग्निशन का विकास करता है। तो वेरी फर्स्ट वन इज स्कीमा। अब स्कीमा को समझते हैं, ये स्कीमा क्या है। तो बेसिकली स्कीमा इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ द रूम ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन। अब हमारे दिमाग में क्या है, ऐसे ब्लॉक्स बने हैं इंफॉर्मेशन के, कि किसी भी चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में हम क्या है इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब
दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा, इसको हम स्कीमा कहते हैं। लाइक इसी की वजह से, इन्हीं स्कीमा की वजह से ही एक जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो इंटरप्रेट कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है वर्ल्ड को। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या चल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है स्कीमा का बनना, कंसेप्ट की फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे छोटा बेबी है, इसका क्या कंसेप्ट हो सकता है कि बच्चे का, लाइक कि एक जो छोटा बेबी है, इनका स्कीमा है कैट को लेकर। क्या सोचता होगा बच्चा? 2 आंखें होती है, एक टेल होती है, 2 कान होते हैं, 4 लेग होती है, फर वाला एनिमल होता है। तो ये स्कीमा बना है बच्चे का एक कैट के प्रति। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्कीमा है वो सही ही होगा हर टाइम। ये जो स्कीमा है इट कैन बी मॉडिफाई, चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। और ये चेंज होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपका जो स्कीमा है इट गेट मॉडिफाई। और स्कीमा गेट मॉडिफाई विद एक्सपीरियंस, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो स्कीमा है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। येस, इट कैन बी ऑल्टर, इट कैन बी मॉडिफाई, इट कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ आपका स्कीमा मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब हम समझेंगे एडेप्टेशन प्रोसेस कि एडेप्टेशन प्रोसेस क्या है। इसमें 2 हमने जो याद रखने वाली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वो है आपका एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। पियाजे की थ्योरी के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए एसिमिलेशन किसको कहते हैं और एकोमोडेशन को बच्चा कब अचीव करता है। तो समझेंगे इस प्रोसेस को क्या है। तो वेरी फर्स्ट वन इज आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? The process of taking in new information into our already existing schema is known as assimilation. Assimilation होता है जब आप अपने existing schema में new ideas को add करते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम न्यू आइडियाज़ को ऐड ऑन करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। वेयर एज दूसरा जो हम बात करेंगे एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन होता है जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। हमें लगता है कि जो स्कीमा हमने तैयार किया है वो समटाइम क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि उस स्कीमा को हम मॉडिफाई करते हैं, ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके बाद एकोमोडेशन की स्थिति पैदा होती है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, मतलब हम समायोजन कर लेते हैं। तो व्हेन एग्जिस्टिंग नॉलेज हैज़ नो यूज इन न्यू सिचुएशन एंड देयर इज़ अ नीड टू चेंज टू डील विद द न्यू सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं कि जब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमने स्कीमा बनाया है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है न्यू सिचुएशन में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस स्कीमा को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है आपकी एकोमोडेशन की। ठीक है, तो ये बात है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की। इसको हम एक स्टोरी के साथ समझते हैं। स्टोरी ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इससे समझ आ जाएगा कि क्या एसिमिलेशन है, क्या एकोमोडेशन है। समझते हैं स्टोरी को। जैसे एक बच्चा है, एक सेकेंड, एक बच्चा है, इसको जो है इसकी मम्मा ने या किसी ने बताया कि ये जो एनिमल है, 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, 2 कान होती है, 2 आंखें होती है, कि बेटा ये ना हॉर्स होता है। तो इस बच्चे ने भी समझ लिया कि ये हॉर्स है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये एक सेम एनिमल को देखता है, मतलब इसके जैसा इसको लगता है, जिसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, 2 आंखें, 2 कान, सेम, मतलब उसको लगता है कि जो इसने पहले एनिमल देखा है ये भी वही है। तो यहाँ पे ये जब काऊ को देखता है तो इसको भी हॉर्स एज्यूम कर लेता है। तो इस केस में बच्चा क्या करता है, सोच रहा है कि अच्छा ये वाला जो हॉर्स है ये पहले वाले हॉर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या हुआ, ये वाला जो हॉर्स है थोड़ा सा मोटा है, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये देखो, ये अपने जो स्कीमा है उसमें न्यू चीज़ों को ऐड ऑन कर रहा है, न्यू चीज़ों को ऐड ऑन कर रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो ये स्टेट है आपकी एसिमिलेशन की। जब हम क्या करते हैं, जब हमने अपने स्कीमा में, अपने नॉलेज में न्यू आइडियाज़ को ऐड किया, उस स्थिति में जो सिचुएशन आती है दैट इज़ एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन की स्थिति है। अब देखो, अब क्या होता है, बच्चा एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, क्योंकि उसको पता है कि आज उसने कुछ नया सीखा है, उसने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद उसके सामने एक न्यू सिचुएशन आती है। अब न्यू सिचुएशन कैसी, कि इसकी मम्मा आती है, बेटा आपने जो सोचा है वो गलत सोचा है, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपने अभी एनिमल देखा इसको हम काऊ बोलते हैं, आपने जो पहले वाला एनिमल देखा था उसको हम हॉर्स बोलते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो गया, बच्चा परेशान, कंफ्यूजिंग की स्टेट,
डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो गया बच्चे के माइंड में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, वो पहले आपने कहा हॉर्स होता है, फिर आपने कहा काऊ होता है। तो इस तरह से बच्चे के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, बच्चा फिर क्या करता है, इस डिसइक्विलिब्रियम के बाद बच्चा अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करता है, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसको मॉडिफाई करता है। फिर सोचने समझने परखने के बाद बच्चा एकोमोडेट कर लेता है कि ये जो एनिमल है 4 टांगे, ठीक है, 2 कान 2 आंखों वाला, जो पहले मैंने एनिमल देखा था उसको हम हॉर्स कहते हैं, फिर जो हमने दूसरा एनिमल देखा इसको हम काऊ कहते हैं, कि ऐसा होता है। दैट मीन्स एट द लास्ट बच्चे ने एकोमोडेट कर लिया था, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उसको ऑल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, और बच्चे ने एकोमोडेट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। तो दैट वाज द प्रोसेस अबाउट एडेप्टेशन प्रोसेस, जिसमें कि हमने बात की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल भी है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, एक बच्चा है, बच्चा क्या है, इसकी जो मदर है वो पहले बच्चे को बताती है कि जो आसमान में उड़ रहा है बेटा वो पंछी है। फिर बच्चा क्या है, एरोप्लेन को देख रहा है, सेम एरोप्लेन को भी बोलकर बच्चा बोल रहा है कि ये जो है बर्ड है, ये बड़े वाली बर्ड है, मोटे वाली बर्ड है। इस केस में क्या है, बच्चा अपने आइडियाज़ में, अपने एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसमें न्यू आइडियाज़ को ऐड कर रहा है। जब हम न्यू आइडियाज़ को ऐड करते हैं तो इस केस में हम एसिमिलेशन की स्थिति में होते हैं। तो इसकी मम्मा बाद में आई, बेटा ये जो है बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन हम इसको कहते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है जिसमें पैसेंजर मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चे के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ गया। फिर बच्चा जो है बाद में सोचता है, समझता है, परखता है, उसके बाद एकोमोडेट कर लेता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको मॉडिफाई करता है और नई स्थिति पे पहुंचता है कि हाँ ऐसा होता है, ये एरोप्लेन है और दूसरा बर्ड है। तो इस तरह से बच्चे ने एकोमोडेट कर लिया न्यू स्थिति को, न्यू सिचुएशन को। तो ये है कहानी आपके एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन की। थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है आपके पास, कौन सी स्थिति होती है, एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन के बाद बच्चा इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, जब उसको पता होता है कि उसने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। इक्विलिब्रियम के बाद बच्चे के बाद न्यू सिचुएशन आती है, जब उसके जो पीयर ग्रुप है या पेरेंट्स है या कोई भी आके बताता है कि जो तुमने सोचा है बेटा गलत सोचा है। उसके बाद बच्चे की क्या होती है, डिसइक्विलिब्रियम आता है बच्चे के अंदर। डिसइक्विलिब्रियम के बाद बच्चा खुद को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करता है और एकोमोडेट कर लेता है न्यू नॉलेज को, न्यू इन्फॉर्मेशन को। तो ये बात थी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की। तो अगर हम कंक्लूज़न निकालें आज के टॉपिक का, हमने देखा जीन पियाजे के बारे में हमने डिस्कस किया और पियाजे की थ्योरी के कुछ एक एलिमेंट, कुछ एक कंपोनेंट को डिस्कस किया, जिसमें स्कीमा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन को हमने डिस्कस किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीन पियाजे के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में, कि बच्चा हर स्टेजेस में देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे कैसे डेवलप होता है। तो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my latest video. So thanks for watching. Step up.